नमस्कार साथियों। तो आज इस वीडियो पे मैं बातें करूंगा भारत में सिंचाई के बारे पे, यानी भारत में सिंचाई और सिंचाई प्रणाली के बारे पे। ओके। सिंचाई, जब हम खेत में फसल बोते हैं, सब्जी लगाते हैं, तो टाइम टाइम पे उसे पानी देना होता है। पानी या तो आप नहर से, कुएं से या ट्यूबवेल के जरिए दे सकते हो। तो पहले खेत के अंदर नालियाँ बनाई जाती थी और नालियों के जरिए खेत में पहाटे बनाकर पानी भरा जाता था। बट आज के दौर में सिंचाई की अलग अलग पद्धतियां आ गई हैं, हम उन्हीं की बातें करेंगे। तो चलिए बात करते हैं भारत सिंचाई और सिंचाई के लाभ। फसलों को कृत्रिम साधनों जैसे नहरों, नलकूपों, तालाबों आदि से जल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। बेसिक तौर पे जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, सब सिंचाई से अपने आप को वाकिफ करके रखे होंगे। तो जो भारत में सिंचाई का कुल क्षेत्र है, यह है 322 मिलियन हेक्टेयर। इसमें जो कुल क्षेत्रफल है 1.192.2 मिलियन हेक्टेयर। सिंचाई के तहत जो क्षेत्र आता है वो आता है 67.2 मिलियन हेक्टेयर। और कुल सिंचाई क्षमता है जो भारत के अंदर वो है 139.5 मिलियन हेक्टेयर। सिंचाई प्रणाली के अगर लाभ की बातें करें तो सबसे पहले सिंचाई अच्छी होगी तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा और फसल में वृद्धि होगी। इसके बाद जो मुख्य फसल होती है हर स्टेट की, उसे बोने का, उगाने का फार्मर को बढ़ावा मिलेगा। सिंचाई के साधन अगर उपलब्ध हैं तो हम मिश्रित खेती कर सकते हैं, यानी एक खेत में दो से अधिक फसलों को उगा सकते हैं। जैसे गांव में आपने देखा होगा, गेहूं के टाइम में मटर उगा लेते हैं और सरसों भी उगा लेते हैं। अकाल और सूखे से राहत मिलेगी। कृषि के अंतर्गत नए क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है और घरेलू और औद्योगिक जल की आपूर्ति की जा सकती है और आर्थिक विकास में ये सारी चीजें बढ़ावा देंगी। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर देखते हैं। तो सिंचाई के जो स्रोत होते हैं वो नल, कुआं, नहरें, तालाब और अन्य स्रोत हो सकते हैं, जैसे फव्वारों द्वारा सिंचाई, कुहल, टेकली, डोकी इत्यादि। सिंचाई के स्रोतों का प्रतिशत बार अगर इनका वितरण देखें तो जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है भारत में नलकूप में होती है। इसके बाद नहरों के द्वारा होती है, फिर तालाब के द्वारा होती है, फिर इसके बाद अन्य जो कुएं होते हैं। इसके बाद जो अन्य स्रोत हो सकते हैं, झरने हो सकते हैं, छोटी छोटी नदियां हो सकती हैं और तालाब। यूपीएससी परीक्षा में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित को सिंचाई के स्रोतों के आधार पर घटते क्रम पे लगाइए या बढ़ते क्रम पे लगाइए। तो ट्यूबवेल, नहरें, कुएं, अन्य स्रोत और तालाब, इसका सीक्वेंस ये होगा। इंडिया में अगर मैं इरिगेशंस की बात करूं तो ये मैप आप देख सकते हो, है ना। आकार के आधार पर बात करें तो भारत में सिंचाई परियोजना को कृषि योग्य कमान क्षेत्र यानी कल्चरल कमांडेड एरिया CCA के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। परियोजनाएं वर्गीकरण का आधार यानी CCA। जो बृहद परियोजनाएं हैं ये लगभग 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों के लिए है। मध्य परियोजनाएं 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच की, और लघु परियोजनाएं 2,000 हेक्टेयर या उससे कम के लिए। लघु सिंचाई परियोजनाओं में स्रोत के रूप में सतही और भूजल दोनों का उपयोग किया जाता है, जबकि बृहद एवं माध्यम परियोजनाओं के में मुख्यतः सतही जल संसाधनों का दोहन किया जा सकता है। एक कॉपीराइट डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो पूरी PDF है विजन IAS के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। तो इस PDF का जो पूरा क्रेडिट है विजन IAS को जाता है। मैंने इसमें किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं की है और ना ही मैंने इसे बनाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ,
जहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं देश भर में बढ़ती सिंचाई में लघु सिंचाई परियोजनाओं का मुख्य योगदान है, जो उपयोग में ली गई कुल सिंचाई क्षमता का लगभग 65% है। इसके बाद लघु सिंचाई योजना को मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें कुएं, कम गहरे नलकूप जिन्हें ट्यूबवेल कहते हैं, गहरे कुएं या नलकूप, सतह प्रवाह योजना और सतह जल लिफ्ट योजना। जल वितरण की तकनीक के आधार पर बात करें तो सतही सिंचाई, स्थानीयकृत सिंचाई और उप सिंचाई इसमें शामिल है। सतही सिंचाई की मैं बात करूं तो जल सरल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रहता है। इसे बाढ़ सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि आप एक जगह से पानी को खेत के अंदर डाल दो और चारों तरफ से मेड़ बना दो और पानी इसके अंदर भरता रहे। इसके बाद आती है स्थानीयकृत सिंचाई। इसमें पाइप नेटवर्क के माध्यम से निम्न दाब में जल का वितरण किया जाता है। इसे निम्न प्रवाह अल्पमात्रा सूक्ष्म सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। इसमें खेत के अंदर पाइप बिछा दी जाती है और छोटे छोटे नोजल लगाए जाते हैं, जहां पानी फव्वारे के रूप में आसपास के इलाकों में फैलता है। उप सिंचाई की बात करें तो उच्च जल स्तर वाले क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसे सीपेज सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। खासकर आप स्प्रिंकल सिंचाई आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, स्पेशली जो इस सेंट्रल इंडिया के पार्ट में, तो आप देखते होंगे कि खेतों के बीच में एक पाइप निकली हुई होती है और वहाँ से पानी का फव्वारा निकल रहा होता है, जो चारों तरफ मैकेनिज्म के थ्रू घूमता है और खेत को सींचता है। सतही सिंचाई की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेसिन सिंचाई होती है, फिर सीमांत पट्टी सिंचाई होती है और कुंड सिंचाई। बेसिन सिंचाई की बात करूं तो इसका उपयोग छोटे क्षेत्र के लिए भूमि के किनारों से घिरी हुई समतल सतह पर किया जाता है। इसमें पूरे बेसिन में जल को प्रवाहित किया जाता है और जल भूमि में रिसता है और इस बेसिन के अगले बेसिन में जल निकासी हो जाती है। बेसिन सिंचाई की बात करूं तो कुंड सिंचाई खेत में प्रभावी ढाल की दिशा में छोटी छोटी समानांतर नहरें बनाकर की जाती है। यहाँ पे कुंड सिंचाई होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जल खेत के नीचे की ओर प्रवाहित होता है। तो अगर खेत होता है तो खेत में एक नाली के जरिए पानी को इन किया जाता है और चारों तरफ से मेड़ बना दी जाती है, जिससे पानी पहले पीछे भरेगा, फिर आगे कर कर एक टाइम बाद फुल हो जाता है। सीमांत पट्टी सिंचाई की बात करूं तो इसमें खेत को कई खंडों या पट्टियों में विभाजित किया जाता है। इसे लेवल बेसिंग और कुंड सिंचाई का मिश्रित रूप माना जाता है। इसे वाटर चेक या वे इरिगेशन भी कहा जाता है। तो ये जब धान की फसल की जाती है तो बड़े खेत के अंदर छोटे छोटे पाटे बना दिए जाते हैं, हमारी लोकल भाषा में इसको ऐसे कहते हैं, और यहाँ पानी भर दिया जाता है जिससे धान की फसल को पर्याप्त रूप से पानी मिले। स्थानीयकृत सिंचाई के प्रकार की बात करें तो यहाँ ड्रिप सिंचाई होती है, छिड़काव सिंचाई होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रिप सिंचाई की। इसमें टपक सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। इसमें जल की प्रत्येक बूंद पौधों की जड़ तक पहुंच जाती है। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से उर्वरक वितरण को फर्टिगेशन के रूप में भी जाना जाता है। छिड़काव सिंचाई की बात करें तो इससे ओवर हेड सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। इसमें स्थायी रूप से स्थापित खड़े पाइप के ऊपर उच्च दबाव वाले स्प्रिंकल लगाए जाते हैं और पानी के प्रेशर से ये स्प्रिंकल क्या होते हैं, ओपन और क्लोज होते रहते हैं, जिस वजह से खेत में सिंचाई होती है। अब बात करते हैं भारत में सिंचाई से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली बात आती है महंगा प्रारंभिक बुनियादी ढांचा और दूसरा है जल और संसाधनों की बर्बादी। जल और संसाधनों की बर्बादी की अगर बात करें तो प्रवाह सिंचाई प्रणाली में और लिफ्ट इरिगेशन प्रणाली में सिंचाई जल सिंचित क्षेत्र की ओर प्रवाहित करते हुए पहुंचा जाता है। इसमें बात करें प्रत्यक्ष सिंचाई की और जलाशय, भंडारण और तालाब की। प्रत्यक्ष सिंचाई में सिंचाई हेतु जल
किसी मध्यवर्ती भंडार के बिना किसी सीधे नदी से प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत सिंचाई जल नदी से प्राप्त किया जाता है, जहां नदी के प्रवाह में अवरोध का निर्माण कर जल का भंडारण किया जाता है। उदाहरण के लिए बांध। रिफ्ट इरिगेशन प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब सिंचाई के उपयोग किए जाने वाला जल स्तर उपलब्ध हो और जल को पंप या अन्य यांत्रिक उपकरणों द्वारा ऊपर उठाया जाता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में बनी है, उसमें कई हिस्सों पर इस प्रणाली द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। जलापूर्ति की अवधि के आधार पर बात करें तो जलमग्न, ढाल, तुल्य सिंचाई प्रणाली और बारहमासी सिंचाई प्रणाली। तो जलमग्न तुल्य सिंचाई प्रणाली की मैं बात करूं तो भूमि को जल की बड़ी मात्रा आपूर्ति करने हुए मृदा को संतृप्त किया जाता है। बाद में अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है। इसमें नदियों के बाढ़ के जल का उपयोग किया जाता है, इसीलिए यह वर्ष के एक निश्चित समय तक ही सीमित रहती है। इस प्रणाली में फल के लिए इस प्राण इस सॉरी अगर मैं बारहमासी सिंचाई प्रणाली की बात करूं तो इस प्रणाली में फसल के लिए आवश्यक जल की मात्रा में अनुसार नियमित अंतराल पर जल की आपूर्ति की जाती है। जल का स्रोत सतह या भूजल होता है। सिंचाई पद्धति के चयन के आधार पर अगर मैं बातें करूं तो इसमें पद्धति आती है और उपयुक्त फसलें आती हैं। तो सीमा पट्टी सिंचाई में गेहूं, पत्तेदार सब्जियां और चारा की खेती की जाती है। कुंड सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके कपास, गन्ना और आलू की खेती की जाती है और इसके बाद बेसिक सिंचाई, इसमें बागान लगाए जाते हैं। सिंचाई दक्षता की अगर हम बातें करें तो पौधों की जड़ों के साथ मौजूद मृदा में संलग्न जल तथा सिंचाई प्रणाली द्वारा आपूर्ति किए गए जल के अनुपात सिंचाई दक्षता कहलाते हैं। इसमें 100% सिंचाई दक्षता निम्नलिखित कारणों के व्यावहारिक रूप से नहीं के बराबर है। जड़ क्षेत्र की मृदा का पुनर्भरण रिचार्ज हेतु आवश्यक जल की मात्रा का सटीक अनुमान प्राप्त करने की में असमर्थ है और मृदा में सक्रिय जड़ों की वास्तविक गहराई से संबंधित उच्च एवं नियत टाइम जानकारी का अभाव होता है। वर्चुअल वाटर सिस्टम की बात करते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, मे भी इस बार यूपीएससी में पूछा जाए तो। वर्चुअल वाटर की अवधारणा 1990 के दशक के आरंभ में प्रोफेसर एलन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका आशय कृषि वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक जल से है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ कृषि उत्पादों में अंतर्निहित जल से है। जल व्यापार, वाटर ट्रेड, इस विचार को संदर्भित करता है कि जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो वर्चुअल वाटर का आदान प्रदान भी हो सकता है। जब कोई देश घरेलू स्तर पर उत्पादन के बजाय 1 टन गेहूं का आयात करता है तो वह देश लगभग 1300 घन मीटर जल की बचत करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइए। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर कर सकते हैं। और ये पूरा जो पीडीएफ है विजन आईएएस के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो इसका पूरा क्रेडिट विजन आईएएस को जाता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो पे। शुक्रिया।